दोस्तों नमस्कार। जब आप खुले आसमान तले होते हैं तो आपकी जरूरत छत की होती है। आपकी जरूरत 2 जून की रोटी की होती है। हर दिन कैसे कमा पाएं, खा पाएं, शायद यही सबसे बड़ी जरूरत होती है। लेकिन दिल्ली की राजनीतिक उड़ान अगर कर्नाटक के आसमान पर लहराती रही और इस बात का जिक्र करती रही कि वो कलिंगा किसके साथ, लिंगायत हमारे साथ क्यों नहीं, और मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया गया, तो उसके आगे का रास्ता क्या होगा, जमीनी हकीकत कर्नाटक के भीतर यह बिल्कुल नहीं। और ध्यान दीजिए, बीजेपी का जब चुनावी मैनिफेस्टो आज सामने आया तो उसने न सिर्फ बीजेपी को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि समूचे कर्नाटक की उस सामाजिक आर्थिक स्थितियों को भी सामने ला दिया जिसको लेकर बीते 4 वर्षों से यही कहा गया कि डबल इंजन की सरकार है। और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में बैठे हैं तो हर किसी का ध्यान रखेंगे। और चुनावी विसात जो जातीय के आधार पर या कहें सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर अमित शाह बिछाते रह गए, येदियुरप्पा उसमें नया नया तमगा जोड़ते चले गए, और इस परिस्थिति में जगदीश शेट्टार चले गए, सावधी चले गए, कई एमएलओ ने साथ छोड़ दिया। तब यह सवाल उभरा कि दरअसल कर्नाटक की जमीन चाहती क्या है। और कर्नाटक की जमीन को ही पकड़ने के लिए बीजेपी ने जिस रास्ते चलना शुरू किया वह चुनावी मैनिफेस्टो इस बार वह संकल्प पत्र नहीं है, वो तो दरअसल प्रजा ध्वनि है। प्रजा का मतलब यह होता है कि एक राजा है और बाकी उसकी प्रजा है, और प्रजा की जो आवाज है उसी आवाज को एक शब्दों के जरिए पिरोकर एक संकल्प पत्र नहीं बल्कि चुनावी मैनिफेस्टो सामने लाया गया है। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं, कल तक जब तक राग जातियों का था, लिंगायतों का था, मुस्लिम आरक्षण का था, और इस परिस्थिति में समूचा मैनिफेस्टो गरीबों को देख रहा है। मुफ्त यात्रा, धार्मिक पर्यटन कैसे कराया जाए उस दिशा में जा रहा है। बुजुर्गों को लेकर कौन सी मेडिकल सुविधाएं 1 साल में एक बार मिल जाए इस दिशा में सोच रहा है। सच इससे भी ज्यादा विभत्स है। और शायद यही वो वजह है जहां पर मोदी और शाह जिस बिसात को बिछाते चले आए और ये मानकर चल रहे थे कि बोमई का चेहरा सामने चाहे रख दिया जाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आश्रय तो वोट मिलेगा ही, अभी भी मान रहे हैं। और सड़क सड़क, गली गली, शहर शहर लगातार प्रधानमंत्री मोदी घूम भी रहे हैं। अमित शाह ने भी जिले दर जिले चुने हैं। लेकिन इस हकीकत को समझिए, अगर चुनावी मैनिफेस्टो गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल को लेकर रचा बसा गया हो तो कर्नाटक की स्थिति क्या हो सकती है, यह कल्पना के परे है। 2 मुद्दे और उभर कर इस दौर में आए थे। एक नंदनी दूध का था, उसके समानांतर अमूल को लेकर आना चाहते थे गुजरात से। हंगामा, शोर गांव गांव ऐसा मचा कि इस मैनिफेस्टो में कहना पड़ा जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको हर दिन आधे लीटर दूध नहीं, आधा लीटर नंदनी दूध देंगे। इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। और जिस 40% कमीशन का जिक्र हो रहा था उसमें राजीव गांधी के दौर को उठाकर प्रधानमंत्री अब कांग्रेस के दौर से 85% कमीशन का जिक्र करके 40% कमीशन को काटना चाह रहे हैं। मसला यह भी नहीं है कि पहली बार बीजेपी कांग्रेस के फील्ड में उतरकर खेलने को मजबूर हो गई। असल सवाल तो यह है कि कर्नाटक के भीतर की स्थिति, जहां पर 6 करोड़ जनसंख्या है, 5 करोड़ के लगभग वोटर हैं, उसमें से 1 करोड़ 15 लाख लोगों के पास बीपीएल का कार्ड है। यानी बीपीएल कार्ड के जरिए जो राहत और रियायत जिंदगी जीने की मिलती है उसका जिक्र करते हुए उन्हें सहूलियत दिखाने की दिशा में बीजेपी को बढ़ना पड़ा। यही नहीं, उसे पता है बहुतों के पास घर ही नहीं है, तो 10 लाख घर जो बीपीएल गरीब हैं उनको दिया जाएगा, और शहर में भी दिया जाएगा जो गरीब हैं, तकरीबन 5 लाख घर। हमें लगता है आज इस सिलसिले को समझने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि कर्नाटक के भीतर की राजनीति में डबल इंजन का होना और उसका फेल होना, दिल्ली की चकाचौंध के आश्रय कर्नाटक की सियासत बिसात को बिछाना और ये मानकर चलना कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा,
वैसा कुछ भी नहीं है, तो क्या राजनीतिक जमीन अगर कर्नाटक में खिसकती है तो यह स्थिति तेलंगाना में रुकेगी नहीं, जहां पर टीआरएस बैठी हुई है, और यह स्थिति कांग्रेस के साथ सीधे टकराव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब उभरेगी और उसके बाद 2024 सामने खड़ा होगा, तो इस देश की परिस्थिति में भी गरीबों का जिक्र अगर मैनिफेस्टो में यह सोचकर किया जाएगा कि दरअसल वोट मिल जाएंगे, तो 10 बरस की त्रासदी किस रूप में प्रधानमंत्री मोदी को देखेगी, इसकी असल परीक्षा तो कर्नाटक में ही होनी है, जहां पर 25% लोगों के पास बीपीएल कार्ड है, उसी के आश्रय वो जीते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टो में बहुत साफ कहा गया, जिनके पास भी बीपीएल कार्ड है उनको दीपावली के मौके पर, गणेश उत्सव के मौके पर, और उगाड़ी एक त्यौहार है जो कि एक नव वर्ष के साथ जोड़ा जाता है कर्नाटक के भीतर में, उनको सिलेंडर दिया जाएगा फ्री में, यानी 3-3 सिलेंडर। तो 1.25 करोड़ के लगभग बीपीएल कार्ड वालों को यह लाभ मिल जाएगा। दूसरी स्थिति, नंदनी दूध आधा लीटर हर दिन देंगे। खाने को लाले पड़े, रोजगार बच नहीं पा रहा है, जो दिहाड़ी होती है वो मिल नहीं पा रहा है, और आधे किलो दूध, वह भी नंदनी दूध देने का जिक्र करके वोट साधने की कोशिश हुई है। 5 किलो अनाज बीपीएल वालों को अलग से फ्री में दिया जाएगा। फिर से दोबारा बीपीएल का जिक्र है, गरीबों का जिक्र है। हर वार्ड में अटल आहार योजना, जो सस्ता भोजन मिलता है, उसकी व्यवस्था करेंगे। यानी ये 4 मुद्दे बहुत साफ एक लकीर खींच देते हैं कि गरीबी मुफलिसी में कर्नाटक का बहुसंख्य तबका जो जी रहा है, उसकी जरूरतों के साथ बीजेपी के जुड़ने की मजबूरी हो गई। सवाल लिंगायत वो कलिंगा छोड़ दीजिए, सवाल इस बात का नहीं है कि यहां पर सोशल इंजीनियरिंग कैसे चलेगी। सवाल तो पहली बार ये आया है कि जब आप सत्ता में यहां पर भी, यानी बेंगलोर में भी बैठे हैं और दिल्ली में भी बैठे हैं, बावजूद इसके गरीबी बढ़ कैसे गई। अगर आप इसको अलग अलग जातियों की परिस्थिति में भी देखेंगे तो स्थिति विकट है, और बेंगलोर जैसे शहर के भीतर देखेंगे तो भी स्थिति विकट है। क्योंकि बेंगलोर के भीतर का डाटा जो हमारी टीम ने निकल कर बताया, उन्होंने पूरा एक एनालिसिस किया कि आखिर ये बीपीएल का दांव खेला क्यों गया और गरीबों का जिक्र क्यों किया गया। क्योंकि स्थिति नाजुक है, पहले राउंड में यही बात समझ में आती है। दूसरी स्थिति है कि बेंगलुरु के भीतर में 4,96,000 बीपीएल कार्डधारी हैं। ये सिर्फ बेंगलोर के भीतर का हम जिक्र कर रहे हैं, इसको अगर अलग अलग हिस्सों में और जोड़ते चले जाइए, ईस्ट बेंगलोर में 80,895 बीपीएल कार्ड, नॉर्थ बेंगलोर में 1,13,000 बीपीएल कार्ड धारक, साउथ बेंगलोर में 1,13,000, वेस्ट बेंगलोर में 1,90,000, ग्रामीण बेंगलोर में यानी रूरल बेंगलोर में 2,16,000, यानी उस जगह जहां पर सत्ता विराजमान है और सत्ता डबल इंजन का जिक्र करती है, पूरे इलाके में तकरीबन 11 लाख बीपीएल कार्डधारी हैं। तो क्या ये वोट शिफ्ट हो जाएंगे? और जब इस बात का जिक्र हो रहा है तो जानकारी ये निकल कर आई कि खास तौर से जो 6 टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, यादगीर, रायचूर, बेल्लारी, गुलबर्गा, कोप्पल, बीजापुर, बीदर, इन जगहों की जो 7 जिलों का नाम लिया, यहां पर जो बीपीएल है वो 25% से ऊपर है। यानी समूचे कर्नाटक के भीतर जो 25% बैठता है उससे ज्यादा है। 26% बीदर में, 27% बीजापुर में, 28% कोप्पल में, गुलबर्गा में लगभग 29%, बेल्लारी में लगभग 29%, रायचूर में 40% और यादगीर में लगभग 48%। जो ग्रामीण इलाके हैं, इतने सारे यहां पर गरीबी की रेखा से नीचे हैं। और इसके शहरी इलाकों की भी स्थिति बड़ी नाजुक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अनुकूल है। यादगिरी में 20% शहरी लोगों के पास बीपीएल कार्ड है, रायचूर में लगभग 13% लोगों के पास, बेल्लारी में लगभग 16% लोगों के पास, और अगर चामराजनगर में देखिएगा तो 15% शहरी लोगों के पास बीपीएल कार्ड है। तो गरीबी मुफलिसी पर ध्यान दिया नहीं गया, लगातार पैसे उड़ाए गए, स्थितियां नाजुक होती चली गई। इसीलिए लोगों के भीतर आक्रोश है, और ये जो एंटी इनकम्बेंसी का पाठ पढ़ा गया और ये मानकर चला गया कि गुजरात की तर्ज पर अगर पुराने सारे एमएलए को बदल डालिए और ये मैसेज देखिए कि हम देखिए नई पीढ़ी को ला रहे हैं, नए लोगों को ला रहे हैं,
पुरानों का सम्मान नहीं, नौ नए लोगों को उम्मीद के आसरे ले आए आप। लेकिन राज्य की स्थिति क्या है? इस राज्य की परिस्थिति में हमें लगता है इस मैनिफेस्टो के भीतर कुछ और झांक कर देखिए। बेघरों को घर देंगे 10 लाख गांव में, 5 लाख शहरों में। सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे। एक विश्ववरैया विद्या स्कीम है, उसको जोड़कर जिक्र किया गया। यानी स्कूलों की स्थिति भी वहां कितनी नाजुक है, यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि नीति आयोग ने जब अपना पैमाना तय किया तो वहां का मेडिकल और एजुकेशन और ग्रामीण हिस्सा और बीपीएल या कहें वहां पर पॉवर्टी जो मल्टी डायमेंशनली होती है, उसमें कर्नाटक की स्थिति दक्षिण भारत में सबसे खराब। लोगों के भीतर गुस्सा तो होगा, आक्रोश होगा। इस मैनिफेस्टो के भीतर उसको ढकने की कोशिश की गई या फिर घाव पर मलहम लगाने की कोशिश की गई। मैला ढोना खत्म किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को सालाना हेल्थ चेकअप करा देंगे। 30,000 करोड़ रुपए रख रहे हैं जो एग्रीकल्चर फंड है, लेकिन वह स्टोरेज के लिए है, वो आपको दिया नहीं जाएगा। हाँ, 5 लाख का लोन लेंगे तो आपको ब्याज नहीं लेंगे, लोन आप ले सकते हैं। यानी सर्वे जो बीजेपी ने अपने किया उसमें पता चला लोगों के पास पैसा ही नहीं है, उन्हें तो पैसे की जरूरत है। तो पैसा उठाते हैं तो फिर इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं, इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगी। यानी सारे सपने जो इस दौर में करोड़ों रुपए उड़ाकर लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि 8 बार इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से प्रधानमंत्री ने अलग अलग योजनाओं का ऐलान करने के लिए कर्नाटक का रास्ता चुना। जनवरी से लेकर मार्च यानी नोटिफिकेशन के पहले तक उन्होंने 8 यात्राएं कर्नाटक की और उसके बाद माना जाता है कि वह पॉलिटिकल खाते में चला जाता है, चुनाव प्रचार के खाते में चला जाता है। और उसके बाद यात्राएं शुरू की और आने वाले दिन में आप लगातार देखिएगा 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 7 तक आप देखिएगा प्रधानमंत्री वही रहेंगे। दांव पर इसलिए लग चुके हैं क्योंकि जिस बिसात को ये बिछा रहे थे सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, जिस बिसात को बिछाते थे डबल इंजन के जरिए, जिस बिसात को बिछाते थे चकाचौंध और केंद्र की सहूलियतों के जरिए, और जिस बिसात को बिछाते थे ईडी सीबीआई या इसका दबाव नहीं पड़ेगा आप पे, इसके जरिए, वो सारी चीजें धरी की धरी कर्नाटक में रह रही है। तो क्या कर्नाटक के भीतर अब उसके आगे देखिएगा तो एक दाव धर्म के आश्रय खेलने का प्रयास जरूर किया गया, क्योंकि मंदिरों को मेंटेन करने के लिए 1,000 करोड़ रुपया हम व्यवस्था कर रहे हैं और विश्वनाथ यानी बनारस की मुफ्त यात्रा कराने के लिए जो लोग काशी जाना चाहते हैं उनको मुफ्त के लिए 25,000 लोगों को सफर कराएंगे। गजब की स्थिति है। एक तरफ भूख, एक तरफ दूध, एक तरफ अनाज, एक तरफ घर और दूसरी तरफ मुफ्त में काशी विश्वनाथ भी घुमा देंगे। और बीमा योजना जो आयुष्मान की है उसको हम 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कड़ा कर देंगे। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं महिलाओं को, वह भी दलित महिलाओं के लिए 10,000 का एक एफडी कराया जाएगा। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल ये है सबसे बड़ी अंतर्विरोध के साथ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को खत्म करेंगे, इसका जिक्र है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र में तैयारी होती है कि दरअसल हम पासमानदा मुस्लिम समाज को कैसे अपने साथ ला पाएं, इसकी तैयारी और बिगुल 10 तारीख को बच जाएगा। यानी देश भर में 65 कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुना है बीजेपी ने, जहां पासमानदा समाज के लोगों को जोड़ा जाए और वहां पर मोदी मित्र बनाया जाए जो मुस्लिमों के भीतर से निकलेंगे। मुस्लिमों का आरक्षण वहां बर्दाश्त नहीं है, देश भर में एक नई धारा खींचनी है। ध्यान दीजिए तो कर्नाटक के चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री जो यात्रा लगातार कर रहे थे, उसके दौर और मौजूदा वक्त में और मैनिफेस्टो में, तीनों परिस्थिति में अगर झांकिएगा तो स्थिति इसलिए नाजुक है क्योंकि समझ में आ चुका है। किसको? दिल्ली को भी और कर्नाटक के लोगों को भी। वो समझने लगे हैं कि दरअसल इस उलझन में और चीजें उलझती चली जाएंगी। आप उम्मीद जगा रहे हैं, आप आस जगा जा रहे हैं और लगातार जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे हटकर अब आप देखिए बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है। पहली बार उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल कई एक के बाद एक पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यही है, येदियुरप्पा कमजोर हो गए। उनको कह दिया गया सिर्फ आप लिंगायत को संभालिए, क्योंकि सामने यहां से निकलकर लिंगायत को संभालने के लिए जगदीश शेट्टार उस तरफ खड़े हो गए, आप उन्हें संभालिए, बाकी भूल जाइए। यानी 2018 में जो येदियुरप्पा और बीजेपी और नरेंद्र मोदी तीनों का मिलकर जो जादू चल रहा था, उस वक्त भी 224 सीट में से आधी सीट नहीं ले जा पाए थे।
104 सीट ही जीत पाए थे, यानी बहुमत में तो उस समय भी नहीं थे। इस बार इनका प्रयास यह है कि किसी तरीके से हंग असेंबली हो जाए, और हंग असेंबली को साधने के लिए जेडीएस को साधना होगा, साध लेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। वह तो इस मुश्किल में डाले हुए है कि आप 3 डिजिट तो भूल जाइए, आप एक ऐसी सिचुएशन में आकर खड़े हैं जहां आपको किस वोटर को कैसे साधना है यह भी आप भूल गए। तो एक भीड़ है, फूलों की पंखड़ियों का बिछना है, शोर है, शराबा है, वो कहां से आया है, कहां से लाया गया है, किस किस जिले से कलेक्ट किया गया है, और अमित शाह और प्रधानमंत्री की रैलियों में उसकी मौजूदगी होनी चाहिए, खास तौर से प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। क्योंकि 2018 में जो विधानसभा के चुनाव थे और 2019 में जो लोकसभा के चुनाव थे, उसमें लगभग 10% से ज़्यादा वोट का अंतर बीजेपी के हक में हो गया। 2019 में ज़्यादा वोट मिल गए। मैटर कौन कर रहा था? नरेंद्र मोदी। अगर वो फेस 2019 में काम किया और 2013 की तुलना में 2018 में काम करके अपने हाईएस्ट पॉइंट पर 104 सीट तक बीजेपी को ले गया, तो इस बार क्या होगा? ये कल्पना के इसलिए परे है क्योंकि ना घर के ना घाट के परिस्थिति में बीजेपी आकर फंस गई है। उसके पास एक ही शख्स बचा है। क्यों? येदियुरप्पा कमजोर हो गए। मुस्लिम आरक्षण ने एक लिहाज से समाज के भीतर की परिस्थितियों को उभार दिया। किस तरीके से आरक्षण के नाम पर सियासत होती है। भ्रष्टाचार, 40% कमीशन खुलकर खेला जाने लगा। सब कुछ केंद्र पर निर्भर है। इसका जिक्र जेपी नड्डा वहां बार बार करते रहे और अमित शाह भी यही कहते रहे, दिल्ली रहेगी तो घबराइए मत, डबल इंजन काम करेगा और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इन सब के बीच जो सेंध लगा दी वो बीजेपी के पूर्व एमएलएज ने लगा दी, पूर्व सीएम ने लगा दी, पूर्व डिप्टी सीएम ने लगा दी। सभी ने जब मिलकर लगा दी, और इसमें सवाल था कि पूर्व सीएम चले गए जिनकी पहचान, और मौजूदा सीएम बोम्मई, उन्हें कोई जानता नहीं है। अब क्या होगा? तो ऐसे में चेहरा कौन सा रखा जाए, किसके कांधे पर जिम्मेदारी का बोझ डाला जाए? बोम्मई एक तरफ, जेपी नड्डा दूसरी तरफ, यह तय किया गया। क्योंकि जानकारी और जमीन दोनों जब एक साथ मैच करने लगे और लगने लगे कि पांव उखड़ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? लेकिन आप जिस रास्ते बढ़ चुके हैं उसमें आप पीछे नहीं आ सकते हैं। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कर्नाटक जाए ही नहीं, आपको जाना होगा। क्योंकि कर्नाटक में जाते रहने का मैसेज भी आपको हर प्रदेश में पड़ेगा, जहां पर हर प्रदेश ये मान लेगा हमें आपकी जरूरत है। उसको जरूरत है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। और शायद इसीलिए जिन बातों का अब जिक्र हो रहा है उसमें सबसे बड़ा है कि मोदी ही चेहरा है, मोदी का ही भाषण है, उन्हीं का नारा है, उन्हीं की चकाचौंध है, और उसी पे कर्नाटक बीजेपी निर्भर है। और यही मैसेज सारे कैंडिडेट्स थे। यानी जो क्षेत्रीय समझ थी, एक झटके में वो गायब हो गई। जो वहां के अपनी लोकल जुबान में जिन बातों का जिक्र होता था वह एक हिस्से में गायब हो गया। लेकिन मैनिफेस्टो के जरिए जो वहां की जमीनी हकीकत है वह उभरकर सामने आ गई कि देखिए, मैनिफेस्टो केंद्रित है गरीबी और मुफलिसी को लेकर, जहां आप कोई रास्ता समाधान का नहीं दे रहे हैं, रियायत का दे रहे हैं। यानी और ज्यादा निर्भर खुद पे कर रहे हैं। जब आपकी 4-4.5 वर्ष से जो सरकार चल रही है उसमें जब आपने कोई रास्ता नहीं दिया तो इसके बाद कौन सा रास्ता देंगे, यह इसके बाद का सवाल है। अब यहां पर कोई भी एक सवाल कर सकता है कि तब दूसरी तरफ को लेकर क्या कोई उम्मीद और आस है? हमें लगता है इसके समानांतर अगर देखिए तो कांग्रेस ने भी उम्मीद पैसों को देकर बनाई है। 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला प्रमुख को परिवार के 2,000 रुपये फ्री में दिए जाएंगे, ग्रेजुएट होगा 3,000 रुपये फ्री में दिएंगे, डिप्लोमा किए होगा तो 1,500 रुपये फ्री में दिए जाएंगे, आंगनबाड़ी की सैलरी 15 लाख होगी, रिटायर कर जाएगी तो 3 लाख देंगे, जो मिनी आंगनबाड़ी है उसको 10,000 देंगे, रिटायर कर जाएगी तो 2 लाख देंगे। अब इन परिस्थितियों के बीच 2-3 सवाल जो सबसे बड़े उभर कर आ रहे हैं, उसमें पहली बार है कि जिस सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र लगातार कर्नाटक चुनाव को लेकर किया जा रहा था और जो कैंडिडेट्स भी उतारे गए, अब उसके बाद की ज़मीनी हकीकत बताती है कि दरअसल ये सब फेल है। सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ चंद वोट आपको दिला सकती है, लेकिन अगर जनता के भीतर एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा इतना गहरा है, जहां आपने तमाम विधायकों के टिकट काटने से गुरेज नहीं किया,
तो ऐसे में जो नए कैंडिडेट होंगे उनके साथ एक झटके में वहां का वोटर कैसे जुड़ जाएगा, जबकि हर चौथा वोटर गरीबी रेखा से नीचे है। यह कल्पना के परे है। कर्नाटक जो एक रईस राज्य है, जहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सवाल डबल इंजन का जैसे ही आता है आपको जानकर हैरत होगी। हरियाणा जैसा राज्य 1 साल पहले वह 6ठे नंबर पर था इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो बाहर से आता है, अब वो 9वें नंबर पर चला गया। इस देश में जितना इन्वेस्टमेंट आता था वह 2.6% हरियाणा में, इस बार वो घट के 1.6% से नीचे आ गया है। तो डबल इंजन आपको क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है, यानी नारों की शक्ल में राजनीति को भुनाने की सोच और सियासी तौर पर जनता और वोटरों के सामने मुद्दों को उलझाकर अपनी चकाचौंध दिखाने की सोच। क्योंकि हर रैली पे जो खर्च हो रहा है वो पैसा कहां से आता है, और सबसे कॉस्टली चुनाव की दिशा में धीरे धीरे कर्नाटक बढ़ने लगा है, जो आपको आने वाले 5-6 दिनों में खुले नजारे के तौर पर सामने आ जाएंगे। इतनी व्यापकता के साथ पैसा जो खर्च किया जा रहा हो, चाहे वो फ्रेंच टेंट हो, चाहे वह सोशल मीडिया पर किया जाने वाला खर्च हो, चाहे वह अपने तौर पर जो माइक लग रहे हैं वह भी बड़े सेंसिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो विज्ञापन वहां के अखबारों में दिया जा रहा है, जिस तरीके से पैसे को लुटाया जा रहा है, ये पैसा कौन देता है, किस रूप में देता है। और गरीब जनता के भीतर आप वहां पर आधा किलो दूध और अनाज का जिक्र करने पर आ गए और खुद ही कहने लगे हर चौथा वोटर शायद इस मैनिफेस्टो से मोहित होकर आपके साथ खड़ा हो जाए। बड़ी मुश्किल परिस्थिति है। खुले आसमान के तले कभी आकर प्रधानमंत्री को भी देखना चाहिए। सवाल भाषण का नहीं है, सवाल राशन का है। सवाल गोलमोल तरीके से नारों की शक्ल में जनता को मोहना नहीं है और आरोप प्रत्यारोप लगाकर खुद का रोना भी नहीं है। सवाल जनता के आंसुओं का है, उसके दर्द का है, उसकी पीड़ा का है। उसको सुनने की कोशिश करनी होगी। और शायद ये मैनिफेस्टो एक प्रतीक है 2024 के चुनाव को लेकर, क्योंकि कर्नाटक में अगर वहां के वोटरों ने बीजेपी को इस मैनिफेस्टो के आसरे जमी चटा दी तो फिर यकीन जानिए इस देश के भीतर की परिस्थिति गरीबों को लेकर, वहां तो हर चौथा शख्स है, इस देश के भीतर में हर तीसरा शख्स इस कैटेगरी में आकर खड़ा हो चला है। तो सोचिए देश के भीतर के दर्द को, और सत्ता के चकाचौंध के भीतर लगातार रेड कारपेट बिछाकर चलने की आदत जो पहली बार फूलों की पंखुड़ियों में तब्दील हो चली है, कि उसे आप बहाते रहिए और जनता इसी में खुश हो जाएगी। कमाल की सोच है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।